आईटी के ही ग्रेजुएटिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं सारे। ठीक है, ये माशाल्लाह सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट? जी जी बिल्कुल, मोस्टली ये अभी ग्रेजुएट होने जा रहे हैं और बस इनके आखिरी ये 2 to 3 वीक्स चल रहे हैं और सारे मोस्टली BScs के स्टूडेंट्स हैं। वेरी गुड, अब फिर आसान हो जाएगा। तो बेसिकली जी जी मैं खुद एक प्रोग्रामर भी हूँ और साथ साथ अपनी हम कंपनी भी यूनाइटेड सॉल्यूशंस के नाम से रन कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जैसे सर ने कहा कि ये एक जब जब कैरियर स्टार्ट करना होता है तो ये एक बड़े क्वेश्चन होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। इन माय लाइफ इट वाज आल्सो कि एवेल्युएट करना कि जो मेरी नेचर है, आइदर मुझे एज ए जॉब एज ए एम्प्लॉय कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे एज ए एंटरप्रेन्योर कंटिन्यू करना चाहिए। तो हम कोई इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम कोई 10 फैक्टर डिस्कस करेंगे जिस पे हम एवेल्युएट कर सकेंगे खुद को, और एंड पे मैं अपने एक्सपीरियंस से थोड़ी सी एडवाइस करना चाहूँगा कि इनमें से हम बेस्ट क्या रहेगा और किस वे से हमें उससे प्रोसीड करना चाहिए। तो सबसे पहले यस प्लीज, फैक्टर 1 सबसे पहले ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी में देखें कि आइदर कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मैं अपना कैरियर स्टार्ट करूं, वहाँ एक टीम हो जिसमें डिफरेंट लोग हों, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी चल रही हूँ। मैं खुद से फिलहाल वन मैन आर्मी नहीं बन सकता, एक टीम के अंदर मैं अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो डैट विल बी बेस्ट कि वो एज ए एम्प्लॉय अपना कैरियर स्टार्ट करें। और अगर किसी इंसान को लगता है कि नहीं, आई एम द टीम, मैं वन मैन आर्मी के तौर पे स्टार्ट कर सकता हूँ, उसमें डिफरेंट काम मैं खुद से कर सकता हूँ, तो वो एज ए एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करें। फैक्टर 2 में जो होता है, अब गोल, कुछ लोग होते हैं गोल ओरिएंटेड होते हैं, उन्होंने उनका स्टार्ट से ही अपना वो लाइफ को देख रहे होते हैं कि वो एक अपना गोल सेट करते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज बनाना उनके लिए बहुत ईजी होता है। तो जो लोग खुद से गोल्स बना सकते हैं और स्ट्रेटजीज खुद से बना सकते हैं, तो आई रिकमेंड कि वो अपना कैरियर एज एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि आई एम ए गुड एक्शन मैन, मुझे बने बनाए गोल मिल जाए, मुझे एक डेस्टिनेशन मिल जाए कि मैंने यहाँ पहुँचना है और ये स्टेप्स करके जाने हैं, तो वो बच्चा एज ए एम्प्लॉय अपने कैरियर को स्टार्ट करें। फैक्टर 3 में जाएं तो अब जो आ जाते हैं कि हमारे एक्शंस किस तरह के, जो भी हम स्टार्ट से अपनी ग्रेजुएशन के टाइम में हम कर रहे हैं, आइदर मैं एक अच्छा डायरेक्टेड बाय मैनेजर हूं, मतलब मुझे जो कोई गाइड करता है या कोई मैनेजर या कोई सीनियर, तो मैं तब अच्छा एक्शन परफॉर्म कर सकता हूं, या मैं डायरेक्टेड बाय यूर सेल्फ हूँ, कि डायरेक्टेड बाय माई सेल्फ हूँ, कि मैं खुद से एक डायरेक्शन बनाता हूँ। लाइक एक प्रोजेक्ट मिला है ना, तो उस प्रोजेक्ट पे मैंने खुद ही उसको डिज़ाइन किया, खुद ही उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, एंड फ्रंट टू एंड तक मैंने उसको खुद से किया है, ना कि मुझे एक एक स्टेप पे वो पूछना पड़ा कि मैं इधर कैसे। तो वो बंदा एज ए एंटरप्रेन्योर करे, अदरवाइज वो एज ए एम्प्लॉय उसको वो करे। तो फैक्टर 4 जो है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें आता है कि वो एज ए रोल लाइफ में क्या चाहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि आई विल बी अ बेस्ट वेब डेवलपर, कि वो स्पेशलिस्ट है, वो उसकी नेचर में स्पेशलाइजेशन है कि मैं ये एक काम करूंगा लेकिन ये मैं बेस्ट करूंगा। लाइक मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट करूंगा लेकिन ये बेस्ट करूंगा, वो एक चीज़ में स्पेशलाइज एक स्किल में है, तो वो उसको इसके लिए बेहतर है वो एज ए कैरियर अपना एम्प्लॉय स्टार्ट करे और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करे। और कुछ लोग होते हैं जर्नलिस्ट, लाइक उसको लगता है कि यार मैं कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छा हूँ, मैं अकाउंट्स को भी समझ लेता हूँ, मैं फाइनेंस को भी समझ लेता हूँ, मैं उसके अलावा एचआर की एक्टिविटीज़ को भी समझ सकता हूँ, पीपल स्किल्स मेरे अंदर बहुत अच्छे हैं और साथ साथ मुझे प्रोग्रामिंग के भी अच्छे स्किल हैं, तो वो एज ए अपना टेक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करें। फैक्टर 5 में हम ये आते हैं, जो एक मतलब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी बड़ा फील करता हूँ, कुछ बच्चे आते हैं जो जिनके आते ही फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे इधर कोई सीनियर हो जो हमें, लेट्स सपोज एक ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट स्टार्ट किए, तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करे।
मतलब मैं कहीं भी रुकूं तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्च ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा खुद से ना करना पड़े, बल्कि कोई सीनियर हो जो मुझे उस हर स्टेप पे सपोर्ट करता जाए, तो उस बच्चे के लिए बेहतर है वो एज ए एम्प्लॉय कैरियर को स्टार्ट करें। लेकिन अगर किसी के बच्चे को लगता है कि नहीं, मतलब वो ब्लॉकचेन का कर रहा है तो वो खुद से सारा सीखेगा, अगर उसको ये देखना है कि एचआर कैसे वर्किंग करता है, अकाउंट्स मैनेजर कैसा है, तो उसके अंदर पीपल स्किल अगर हैं, वो और लोगों को अपने साथ अटैच कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है, तो उसके लिए बेहतर है वो एज अपना कैरियर एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करें। फैक्ट इम्पैक्ट, कुछ लोगों का ये सीन होता है कि वो सोचते हैं उनकी लाइफ के जैसे कुछ प्लान्स होते हैं, ये ख्वाब होते हैं कि मैं चाहे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, स्पेस एक्स, जो भी है, मतलब एक बहुत अच्छी कंपनी में मैं अपने, चाहे मैं उसमें एक जूनियर डेवलपर ही क्यों ना हूँ, लेकिन एक बड़े होल का वो एक छोटा पार्ट बनना चाहता है, तो वो अपने कैरियर को एज ए एम्प्लॉय स्टार्ट करे, वो एक स्टार्टअप कंपनी से आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप इंटरनेशनल कंपनी तक अपने कैरियर को स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करे। लेकिन अगर एक इंसान कहता है कि नो इशू, मैं, मेरा चाहे ऑफिस 10 लोगों का ही हो, लेकिन मैं उसको स्ट्रेटजी मेकर हूँ, मैं उसका ऑनर हूँ, तो वो अपना कैरियर एज ए एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करें। फैक्टर 7 जो हमारा होता है पर्सनल ग्रोथ। कुछ लोगों का ये होता है कि जब वो ग्रोथ कर रहे होते हैं तो कुछ लोग हैप्पी होते हैं विद लीनियर ग्रोथ, मतलब उनका प्लान होता है। मेरे पास जैसे एक बच्चा था, तो उसमें एक मोटिवेशनल सेशन कर रहा था अपनी ऑफिस में, तो उस बच्चे ने ना, एक मेरा क्लास फेलो था असल में वो बचपन का, उसने ना मुझे एक दिन आके कहा कि सर उस्मान भाई, आप ना इतना टाइम मुझ पे ना लगाया करें। तो मैं ये वाला पॉइंट मैंने उस बच्चे से लिया। उस मैंने कहा कि क्यों, क्या इशू है ना, आप क्यों करना नहीं चाह रहे, क्या सिलसिला? तो उसने कहा असल में मैं ये चाहता हूँ कि मैं सुबह 8 बजे उठूँ, ऑफिस पे जाऊँ, 2-3 बजे मैं फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मैं अपना घर आ जाऊँ, फ्रेंड्स को टाइम दूँ, घर को टाइम दूँ, कोई बंदा मुझे मैसेज ना करे, कुछ ना करे, मैं अपनी ज़िंदगी इसमें खुश हूँ। तो अब जो बंदा एक लीनियर लेवल ग्रोथ चाहता है, उसे पता है कि यार आज मैं इस लेवल पे हूँ, 2 साल बाद थोड़ा सा इससे ऊपर, मतलब मैं टीचर हूँ, सीनियर टीचर बन जाऊँ, देन मैं एक लीनियर ग्रोथ चाहता है, उसके लिए बहुत बेहतर है वो ऑर्गेनाइजेशन किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उसमें सर्व करे और आगे चले। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कोई इशू नहीं, अगर मैं पहले 5 साल जस्ट अपनी किचन मनी ही अफोर्ड कर सकूं तो कोई इशू नहीं, लेकिन आफ्टर 5 ईयर मेरी लाइफ में एक जे कर्व आए। जे कर्व होता है, जे लिखते हैं ना कि नीचे आता है फिर अचानक से ऊपर चला जाता है, तो उसके लिए वो बेहतर है अगर उसमें इतना स्टेमिना है तो वो एज ए एंटरप्रेन्योर अपना कैरियर को स्टार्ट करें। द 8th फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिस्क टेकिंग। जो इंसान एक रिस्क नहीं ले सकता, जो इंसान स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकता, मैं पर्सनली उसको बड़े ही, मतलब कहूँगा कि वो कभी भी ऐसे एंटरप्रेन्योर कंपनी में एज ए स्टार्टअप ना स्टार्ट करे। क्योंकि एलन मस्क, लास्ट टाइम मैं उसकी एक्सपीरियंस सुना, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा बिजनेस ऐसे है, जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत खुशी है, सब कह रहे होते हैं बिजनेसमैन है यार, बड़ा अच्छा यार, इसकी अपनी कंपनी है, सब कुछ। लेकिन उस खुशी के बाद अचानक से इतना बड़ा गम आता है जब, क्योंकि एक आप स्टार्ट करते हैं ना, आप अपना खर्चा मैनेज कर लेते हैं, 10 लोग रख लेते हैं, उस टाइम तक ठीक है। जैसे ही आप स्केल पे जाते हैं, अब 80-90% स्केल ऑलवेज किल्स। क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें बहुत हाई किस्म के रिस्क लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक टाइम में $60,000 का इन स्टार्ट जब बिजनेस आया, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 1 करोड़ का, तो अब वो जो उस वक्त एक मेरे लिए बहुत रिस्क टेकिंग था। मुझे उस वक्त ऑलमोस्ट 40 डेवलपर्स इकट्ठे करने थे। उसके अलावा उसके अंदर वो जो फाइनेंस मेरा क्लियर होना था वो 6 मंथ बाद होना था, और अगर कुछ 10 बच्चे भी उसमें मुझे मसाइल हो जाते तो वो बड़ा एक बहुत ही हाई रिस्की पॉइंट था। मतलब उस वक्त जो स्ट्रेस है वो एक छोटा लफ्ज था।
तो अगर तो आप इस तरह के रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ में, आप चाहते हैं नहीं मैं अपना बीपी नहीं कंट्रोल कर सकता, इमोशंस नहीं कंट्रोल कर सकता, तो बेहतर है वो किसी एम्प्लॉय जाए, एक बने हुए एसओपीस पे काम करे। और अगर तो उसे लगता है ठीक है यार मैं रिस्क ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, तो वो एज ए एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करे। फैक्टर 9 कंपनसेशन। अब कोई भी हम जॉब करें या बिजनेस करें, उसका अल्टीमेटली एक गोल ये, मतलब उसके काफ़ी गोल्स में से एक मेन गोल ये भी होता है कि हम उससे कुछ फाइनेंशियल वैल्यू गेट करें। तो अगर तो आप चाहते हैं कि हम मैं एक प्रिडिक्टेबल अर्निंग की तरफ जाऊं, मतलब मेरे घर के लेट्स सपोज 1-2 लाख रुपया खर्चा है और मैं उसको इस तरह मैनेज करना ही करना है, अगर मेरा 2,05,000 भी होता है पर मंथ, सो आई एम हैप्पी विद दैट। प्रिडिक्टेबल अर्निंग में अगर वो जाना चाहता है तो वो इंसान अपना जॉब स्टार्ट करे और एज ए एम्प्लॉय कैरियर स्टार्ट। लेकिन अगर एक इंसान कहता है नहीं जी मैं अपने स्किल की बेस पे और अपनी मेहनत की बेस पे अर्निंग करना चाहता हूँ, मतलब एक नॉन प्रिडिक्टेबल हो। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लेता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन का, जिस पे हम 6 मंथ बड़े ही मेहनत से हम लगे रहे, उसको करते रहे, और आफ्टर 5 मंथ एंड 20 डेज उसकी कोई इंडस्ट्री को कुछ हुआ या न जाने क्या हुआ, उसने अचानक से उस चीज़ को कैंसिल कर दिया। अब हम सोच के बैठे थे 20 दिनों बाद हमारा लेट्स सपोज 5 लाख एडवांस है, बाकी 1.5 मिलियन आने, वो अचानक से हमारा फाइनेंस उधर बड़ा डिस्टर्ब हो गया। और मैं आई थिंक ये रिकॉर्ड हो रही होगी, अदरवाइज मैं आपको कुछ अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ चीज़ें फाइनेंस की शेयर करता। दूसरी जगह हम एक काम कर रहे थे, बहुत ही छोटा सा काम, ऑलमोस्ट वो 75,000 का जस्ट टास्क था, हमने वो कंप्लीट किया। अब हुआ ये कि उसको फंडिंग मिल गई ना उस स्टार्टअप को। सो बेसिकली शी वाज स्टूडेंट ऑफ इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। तो वो जाते हुए हमें जो पाकिस्तानी मतलब 9 लाख रुपया हमें एज ए टिप देगी, मतलब ऑलमोस्ट $5,700 ऑलमोस्ट। तो जो बंदा तो ये नॉन प्रेडिक्टेबल में हैप्पी है, ठीक है यार मैं मेहनत करूंगा बहुत अच्छा हो जाएगा, या हो सकता है कि कभी फाइनेंस डिस्टर्ब भी हो जाए, तो एज ए एंटरप्रेन्योर करे। और अगर एक बंदा चाहता है नहीं जी मेरा इस साल 20,000 हो, अगले साल तक मैं लाख पे आ जाऊं, उससे अगले साल प्रेडिक्टेबल, तो वो एज ए एम्प्लॉय चले। फैक्टर 10 लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्किंग आवर्स। जो इंसान वो, जैसे मैंने एक मिसाल दी अपने जो मेरे पास एक बच्चा काम करता था, जो तो एक रेगुलर आवर्स चाहता है, वो कहता है जी सुबह 9 से शाम 5 तक जो कहोगे मैं कर दूंगा, 5 बजे के बाद मुझे मैसेज ना आए सर आपका। जो तो इस नेचर का है, तो उसके लिए तो बहुत ही बेहतर है कि वो एज ए एम्प्लॉय अपना कैरियर स्टार्ट करे। और जो वो जैसे एलन मस्क कहता है कि जो बंदा कहता है कि भाई मुझे सुबह 3 बजे मैसेज कर दो एंड आई एम रेडी फॉर यू, जिसको आवर्स का इशू नहीं है, वो उसे 14 आवर्स भी करने पड़े वो कर सकता है, उसे 1 मंथ में 2 कंट्रीज में ट्रेवल करना पड़ जाए तो वो कर सकता है, मतलब औरली लिमिट नहीं है, मेहनत का उसे इशू नहीं है, तो उसके लिए बेहतर है वो एज ए एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करें। तो हम इसको अगर समराइज करें तो जो कोर स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है उसमें ये कि अगर इंसान एक एम्बिशियस है, मतलब एम्स को लेके चलने वाला इंसान है, कोई गोल्स, बड़ी गोल्स और स्ट्रेटजी मेकर उसमें है, स्टार्ट से ही वो डिफरेंट टाइप की आप जज कर सकते हैं। अगर वो एक अच्छी सोसाइटी मैनेज कर रहा है, अच्छे इवेंट्स मैनेज कर रहा है, अच्छे स्ट्रेटजीज बना लेता है, पीपल स्किल्स हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कह दे कि ये तो गलत कर रहा है तो वो वहाँ वो घबरा जाए, या अगर उसे लोग कहते हैं कि नहीं तू फेल हो जाएगा, सेल्फ मोटिवेट ना कर सके खुद को, तो वो एज ए एंटरप्रेन्योर खुद को ना स्टार्ट करे। और सबसे मेन चीज़ मैं बार बार इसमें कह रहा हूँ, अगर तो उसमें टॉलरेंस फॉर रिस्क नहीं है। मेरे साथ हम तकरीबन मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, कुछ इधर कुछ 8 से 10 लोगों ने हमने स्टार्ट किया, और मैं अपनी लाइफ से भी और उनकी लाइफ से भी यही ही जज करता हूँ कि जो बंदा रिस्क
नहीं ले सकता, स्ट्रेस नहीं मैनेज कर सकता, अपने इमोशंस नहीं मैनेज कर सकता, उन लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा इवन के खुद भी उस चीज़ों में रहा और उनको भी देखा कि लोग एक बीपी का मरीज होने तक भी नौबत चली जाती थी कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद। इसी तरह कंक्लूजन पे जाएं फॉर एम्प्लॉय, तो अगर किसी को लगता है कि वो एक अच्छा टीम प्लेयर है, लोगों के साथ चल सकता है, कोई उसे डायरेक्शन देते हैं तो उससे वो समझ सकता है, पॉलिटिकल कल्चर अगर वो अडॉप्ट कर सकता है, जो दूसरों के सेट किए हुए गोल हैं उनको परसू कर सकता है, स्पेशलिस्ट है और किसी भी जाके कोई भी कंपनी का कल्चर है जिस तरह का भी है, कोई स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो एज ए एम्प्लॉय इस चीज़ को कंटिन्यू करें। इसके बाद एडवाइस बाय मी से पहले मैं चाहूँगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो क्वेश्चन कर ले। अभी पूछना ऑनलाइन का ये भी मसला है ना, पता भी नहीं होता कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। सर सुन रहे हैं, सर आप क्वेश्चन एंड में कंटिन्यू कर करें। लेते हैं। क्वेश्चन एंड में कर लेते हैं। जी सर। जस्ट लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से मैं इसको सिर्फ अपनी एक एडवाइस ऐड करना चाहूँगा इन 10 पॉइंट्स के बाद, कि वो जो 10 पॉइंट्स हैं ये स्लाइड्स आपको वैसे शेयर भी कर देगा। एज ए माई पर्सनल एडवाइस, आपको जो कैरियर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये कि एक चीज़ आप ये ज़हन से निकाल दें जो हमारे ज़हनों में लोगों ने बिठाई हुई है कि 5 साल से ज़्यादा कोई इंसान प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, या मतलब मुझे नहीं पता ये किसने मिथ बनाई है, बट इट्स टोटली नॉनसेंस। एक डॉक्टर अगर 5 साल डॉक्टरी कर सकता है, एक मजदूर 5 साल से ज़्यादा मजदूरी कर सकते हैं, तो वाई प्रोग्रामर्स कैन नॉट डू आफ्टर 5 ईयर। तो अपना अगर आप एज ए प्रोग्रामर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा, अभी जो आपके 2 to 3 वीक्स रहते हैं, कोई भी दो स्किल लाइक आप क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन को मिला लें। आप क्लाउड मतलब मोबाइल ऐप्स और वेब ऐप आपको बनानी आती है, साथ क्लाउड ब्लॉकचेन को ऐड कर लें, या मोबाइल और वेब आती है तो साथ एआई को अटैच करके कम से कम इतना कर लें कि आप लोग एक इंटरमीडिएट लेवल का एक सिस्टम डिज़ाइन करने, डिग्री से पहले ये आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद आप जैसे ही डिग्री से निकले, मैं आपको कहूँगा कि आप कम से कम 1 साल किसी अच्छी कंपनी में आप एज ए जॉब स्टार्ट करें। अच्छी कंपनी से मुराद ये नहीं है कि उनके लग्जरी ऑफिस हों और आप इंटर हों तो बड़ा ही एक आगे इन्वायरमेंट हो। अच्छे से मुराद कि उनके पास अच्छा काम चल रहा हो, अच्छी R&D के प्रोजेक्ट चल रहे हो, अच्छे क्लाइंट्स, और मेन उनका लर्निंग जो वे है, उनके जो लर्निंग मटेरियल है, जो उनका ट्रेनिंग का वे है, वो बहुत अच्छा हो। उस चीज़ से आप स्टार्ट करें, 1 साल उधर सर्व करें, आप देखें कि आपका बॉस लोगों को कैसे मैनेज करता है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करता है, डिफरेंट एंगल से उस इंडस्ट्री को देखें, क्लाइंट्स कैसे कैप्चर करता है। तो जैसे ही आपके उस पहले साल में 9 मंथ आपके कंप्लीट होते हैं, तो अगले 3 मंथ अगर आपका माइंड है, ये मैं उनको कह रहा हूँ जो एज ए अब कुछ कंपनीज होती हैं जिनमें कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर का कल्चर है, वो लोगों को मौका देते हैं कि जी आप हमारे साथ ही मिलके बिजनेस स्टार्ट कर लें, डेट्स फाइन। लेकिन अगर एक बच्चा जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर में भी नहीं जाना चाहता, एज ए एम्प्लॉय भी नहीं जाना चाहता, उसने कहा जी मैंने बिजनेस ही करना है, आईटी का सर्विस बेस्ड बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस एक बहुत लंबी स्टोरी है, वो कभी फिर मौका मिला तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी। तो आफ्टर 9 मंथ जो उसके नेक्स्ट 3 मंथ है, वो अपनी कंपनी से बिफोर 3 मंथ एक रिक्वेस्ट करें कि मैं इस 3 मंथ में मैं मूव होना चाहता हूँ, मतलब मैं लीव करना चाहता हूँ।
ताकि आपका उस कंपनी से भी अच्छा रिलेशन रहे और उन 3 मंथ में वो जो भी आपसे चीज़ें वाइंड अप करवाना चाहते हैं वो कर लें। और उसके दौरान उन 3 मंथ के दौरान आपको मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा पता होगा, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, टॉप टेल है, अपवर्क है, लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब कुछ 10 से 12। आप उन पे अपनी सर्विसेज को सेल करना स्टार्ट करें। मैंने अभी तक देखा मोस्टली बच्चों का इशू ये है कि वो अभी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया होता, कोई प्रैक्टिकल कोई एक्सपीरियंस, वो फौरन से एक इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो जाते हैं और वो मार्केट और उसमें अनफॉर्चुनेटली कह लो या फॉर्चुनेटली कह लो, उनको स्टार्ट में कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी मिल जाता है और वो फिर एक अपना हम कंट्री का भी इमेज खराब कर रहे होते हैं, खुद को भी डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो उससे बेहतर है 9 मंथ ऑलमोस्ट आप किस इंडस्ट्री में करें, उसके बाद अपना कैरियर स्टार्ट करें और उस 3 से 4 महीने में कोशिश करें कि खुद को पर मंथ, मतलब मैं एक ये कहता हूँ कि अगर आईटी का बच्चा 25 साल की एज तक $10,000 पर मंथ नहीं कर रहा तो वो शायद कहीं ना कहीं गलती कर रहा है अपनी स्किल्स की वजह से या किसी। आप कोशिश करें खुद को सस्टेन करें इंटरनेशनल मार्केट में। अगर आप $30 पर आवर पे भी करते हैं तो 8 to 9,000 आपका पर मंथ बनता है। उसको सस्टेन करके देन आप अपना कोई छोटा सा सेटअप बनाएं और फिर 1 by 1 अपने साथ टीम को उसमें आप ऐड करते जाएं। अब मैं ये जो मैं एक्सपीरियंस, ये कोई यूनिवर्सल चीज़ मैं नहीं बता रहा, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लाइक मतलब मैं खुद भी अपना डेली के मैं 5 आवर्स काम करता हूँ, जिससे मुझे ये पता है कि मेरा पर मंथ 8,000 जो है वो सस्टेन है। ठीक है, पाकिस्तानी 15-16 लाख मेरा सस्टेन है, मैं साइड पे। ठीक है, अब जो मेरी टीम काम कर रही है उसमें मैं बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट टेकिंग रिस्क बट इट्स टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। अब मैं उनको उस हिसाब से मैं 1 by 1 ग्रोथ करूं। सो कंक्लूजन यही है कि आप सबसे पहले कोई भी एक स्किल है उसमें आप बहुत अच्छे हो, उसमें आपके टीचर्स, मतलब फास्ट की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मेरे कुछ बड़े अच्छे बड़े भाई भी हैं जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक। तो इन लोगों ये बड़ी खुशकिस्मती है, हर यूनिवर्सिटी के पास, हर के पास ये नहीं होती कि इतना अच्छा आपके पास सिखाने वाले हैं, उनसे हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री के लोगों से आप लोगों को इन्होंने तकरीबन सारी इंडस्ट्री के साथ ही कनेक्ट किया हुआ है। आप लोग आ जाएं ब्लॉकचेन के रिलेटेड और क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन में या गेम्स में कुछ करना है आपको, किसी तरह की भी उसमें आप ट्रेनिंग चाहते हैं, आप अपने टीचर्स के थ्रू मुझे कह सकते हैं हम, मतलब क्योंकि ब्लॉकचेन में अभी ज़्यादा काम नहीं फैसलाबाद में करवाया जा रहा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई 20+ NFT में और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। तो कहीं भी अटैच होके किसी भी तरह इन 3 महीनों में एक स्किल को कंप्लीट करें, किसी भी एक जिनके पास अच्छा काम चल रहा है उनके साथ अटैच हों और 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद अपना ऑनलाइन सेटअप करें और देन आप वेंडर सिस्टम पे सामने सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर मैं इस तरह से पूछना चाह रहा था कि सर अब हमारे जो FYPs होते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, सर उनको उसमें हमें ना बेसिकली उस तरह के कोई आइडियाज उठाने नहीं देते जिसको आगे हम अपना एक स्टार्टअप बनाएं और फिर उससे हम अपना अर्निंग करें। तो हम अपना FYP का इस तरह का चूज कर सकते हैं जिसको हम आगे एज अ स्टार्टअप लेकर चलें और हम उससे अर्न करें। ऐसे FYP कुछ एग्जिस्ट करते हैं, कुछ इस तरह से गाइड करते हैं। अच्छा असद, बात इस तरह के अभी आप कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के और मैं बात कर रहा था सर्विस बेस्ड बिजनेस का ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा है। असल में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक अपना क्राइटेरिया HEC का, उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट्स करने हैं। मैं आपको अपना बताता हूँ, जिस तरह मैंने किया आप वो कर लें, बड़ा ही बेस्ट है। अब मुझे असाइन किया गया कि आपने, मैं एक अच्छा प्रोग्रामर था, उन्होंने कहा उस्मान ने आपने गेम बनानी है जो टेक्सटाइल को सिमुलेट करे और वो पार्किंसंस डिजीज और कैंसर को भी उसके इलाज में कहीं ना कहीं फायदे। अब गेम बनानी है, अब सुनने में बहुत अच्छा आइडिया है और मैंने वो करना भी है क्योंकि टीचर्स ने कहा, मेरे वालिदैन की जगह मैंने किया ये, मैंने अपने पहले 3 महीने में उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और मैं लेकिन उसको मैंने स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंट करता रहा। मैं 1 महीने बाद जैसा भी HEC की रिक्वायरमेंट,
प्रेजेंट कर। बेस्ट वे ये है दोस्त, एक ही हल है जो एलन मस्क कहता है कि आप चाहते हैं कि 8 साल वाली सक्सेस 4 सालों में हो जाए, तो आप जो लोग 8 घंटे काम करते हैं आप 16 घंटे काम करें। आप डेली के 10-12 घंटे दें, पहले 2-3 महीने में अपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करें, फाइनलाइज करके उनकी रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद आप स्टार्टअप करना चाहते हैं जो भी आपका प्रोडक्ट है, मुझे नहीं लगता कोई यूनिवर्सिटी रोकती है कि आप साइड पे कोई और प्रोजेक्ट ना बनाएं, आप उस प्रोजेक्ट को बनाएं। और असल में इस चीज़ को बड़ा ही मोटिवेट करूंगा कि अगर जो बच्चा फाइनल ईयर में सेट हो जाता है बिजनेस सेट करने में, यकीन करें उसके ग्रोथ के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि फाइनल ईयर होते ही फैमिलीज की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि जी अब आप कुछ ना कुछ अर्न करो। तो वो जो एक ट्रायल पीरियड होता है ना, वो आप फाइनल ईयर में अपना कवर करें, प्रोडक्ट को लॉन्च करें। आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी की ट्रैफिक ऑलरेडी होती है, R&D PhD की ऑलरेडी होती है, मतलब बहुत से रिसोर्सेज आप को शायद वो यूनिवर्सिटी से जाने के बाद अंदाजा होता है जो उस वक्त होती हैं, जिन्हें आप कैश कर सकते हैं। तो बेस्ट है आप पहले 2-3 महीने में उसे एसेट कवर करो अपने फाइनल प्रोजेक्ट को, देन अपना साइड पे आप जो मर्जी करते रहो एक्स्ट्रा आवर्स में। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सर, थैंक यू। खुश रहो। एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन करें ताकि क्वेश्चन से अंदाजा होता है कि हाँ ये चीजें इस तरह की चीज प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझ आया कि नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अब्दुल मुईज। सर मेरा सवाल ये है कि मतलब स्टार्टिंग में अगर कोई ग्रेजुएट निकलता है जी तो उसका जरूरी तो नहीं है अगर वो अपने मतलब ऑनलाइन काम करता है तो वो इतना ना चले, तो उसके साथ अगर वो जॉब भी करता रहे और नाइट आवर्स में वो अपना काम दूसरा भी चलाता रहे, तो ये बेस्ट अप्रोच नहीं होगी उसके लिए? ये अब्दुल मुईज बहुत बेस्ट अप्रोच है। मैंने एक जनरल बात की, अगर तो आप में ऑलरेडी इतना स्किल है, जो मैंने पहले साल का है ना, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिनको अभी एक बेसिक एप्लीकेशन बनानी आती है, मतलब वो फुल स्टैक नहीं है। फुल स्टैक का मतलब ये नहीं है कि वो फ्रंट एंड भी बैक एंड भी कर सकते हैं। आप अगर $10,000 की पर मंथ वाली जॉब करना चाहते हैं 10,000, तो उसका फुल स्टैक का मतलब है आपको वेब भी आती है, मोबाइल भी आती है, आप एक अच्छा आर्किटेक्चर भी बना लेते हैं, और आप साथ उसके अगर कोई ब्लॉकचेन का, IoT का, AI का कुछ भी आ जाए तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी इतने फाइन हैं प्रोग्रामिंग में और उसमें, तो मैं तो रेकमेंड करूंगा आप स्टार्ट कैरियर ही अपना ऑनलाइन से करें। ठीक हो गया सर, थैंक यू। कमेंट में जो क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने देख लें, इसमें देखेंगे। Would you recommend launching your startup before stable income or create a source which gets you stable income? मोहम्मद शेब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है शेब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपका रिसोर्सफुलनेस क्या है। स्टार्टअप का जो सबसे बड़ा मसला ये है ना, जब हम स्टार्टअप करते हैं ना, हम पहले दिन कहते हैं कि हमने यूनिकॉर्न बनना है, हमने एक कंपनी बनानी है और हमने उसको $1 बिलियन का बेचना है, और फिर मेरे पास एक 2 हमर होंगी और रोज रॉयल। ये जो मेन इशू है, कोई भी बिजनेस करें, कोई भी स्टार्टअप करें, सबसे पहले शुएब उसको बिजनेस बनाएं। बिजनेस मतलब जो आपकी एक स्टेबल इनकम है उससे वो करें। आपको एक आसान लफ्जों में बताएं, फॉर एग्जांपल आपने एक आइडिया बनाया AI बेस्ड, वो आपको पता है इसको यार 5 साल लग जाने हैं इसको स्टेबल होने में। आप करें क्या, आप साइड पे एक सर्विस बेस्ड छोटा सा काम स्टार्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसिंग पे, आपने वो AI का सोल्यूशन बनाया ना, आप फ्रीलांसिंग पे AI की सर्विसेज देना शुरू हो जाएं, जिससे आपका $2,000-2,500 मतलब 2-3 लाख रुपया पर मंथ सस्टेन हो जाए, ताकि आपको फाइनेंशियल इश्यूज भी ना हो और आपका स्टार्टअप भी चलता रहे। मतलब जो टाइम आप सोशल मीडियाज और मूवीज सीजन को देते हैं वो आप फ्रीलांसिंग को दे दें, बाकी फुल टाइम अपने प्रोडक्ट को दें, ताकि आपकी इनकम भी स्टेबल रहे और उस प्रोडक्ट पे भी आप काम करते रहें। शेप क्लियर है आपको? यस, थैंक यू।
Any other question? कोई और क्वेश्चन करना चाहता हूँ? I think I think sir enough है, अब wrap up करते हैं. Thank you very much sir. thank you Awais. Thank you so much, sir, Dr. for your time. to give your precious time. Thank you so much. Sir का ना मेल ले लें और जिनके कोई क्वेश्चन ना आना वो उसमें पे कर देंगे.